बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आम इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर पर इलेक्शन कमीशन को गलती का एहसास हो गया है और मुस्तकबिल में बेहतरी के लिए सिफारिशात भी दे दी गई हैं। क्या तमाम मौजूदा हाउसिंग सोसाइटीज़ और टाउन्स में तब्दीली होने वाली है? इलेक्शन कमीशन की नई सिफारिशात और तजावीज़ से मुल्क की उफ़क़ में नया भौचाल दस्तक देने लगा है। तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर ज़िले कौंसल के शोबा इंफ्रास्ट्रक्चर में शफाफियत के दावे धरे के धरे रह गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अफसरान की आशीर्वाद से तरक्याती मंसूबों में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल भी जारी है। मजीद इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास, जबकि प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम रुख करेंगे बलोचिस्तान का, जहां पर शहर को पानी फराहम करने वाला वासा अथॉरिटी कोयटा अपना बोझ उठाने में नाकाम हो चुका है और हुकूमत ने महकमा वासा को खुद मुख्तार बनाने के लिए इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया है। इस खबर की तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा कोयटा मोहम्मद गजनफर। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की पहली स्टोरी की जानिब। आपको बताएं कि आम इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर पर इलेक्शन कमीशन को अब गलती का एहसास हो गया है और मुस्तकबिल में इसकी बेहतरी के लिए सिफारिशात भी दे दी गई हैं। मुस्तकबिल में आम इंतखाबात की ताख़ीर को रोकने और वोटर्स रजिस्ट्रेशन के मसाइल दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को तजावीज़ और आइनी तरमीम की सिफारिशात दे दी हैं। क्या तमाम शनाख्ती कार्ड्स में रद्दोबदल होने वाला है या फिर तमाम मौजूदा हाउसिंग सोसाइटीज़ और टाउन्स में तब्दीली होने वाली है? इलेक्शन कमीशन की नई सिफारिशात और तजावीज़ से मुल्क की उफ़क़ में नया भौचाल दस्तक देने लगा है। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर ने। फ़हीम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा तजावीज़ में किन बुनियादी खामियों की निशानदही की है जो पिछले इंतखाबात में ताख़ीर का सबब बनी है? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये बड़ा अहम और इंटरेस्टिंग किस्म की सूरत हाल है और डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वफाकी हुकूमत को और पार्लिमान को तहरीरी तौर पर चंद अहम जो उन्होंने सिफारिशात तजावीज़ पेश की हैं, जिसमें उन्होंने ये सिफारिश की है कि इलेक्शंस एक्ट 2017 और उसके साथ साथ आइन की कुछ शिकों के अंदर तब्दीली की जाए, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस या उसकी तैयारियों के हवाले से काफ़ी मसाइल का सामना है। सबसे अहम मामला ये था कि आम इंतखाबात 2024 जो कि फरवरी 2024 में हुए थे 8 फरवरी को, लेकिन ये इलेक्शंस होने थे बेसिकली 2023 में और 2023 अक्टूबर या फिर सितंबर में इंतखाबात होने थे, लेकिन हल्का बंदियों की वजह से और मरदमशुमारी की वजह से ये इंतखाबात कम से कम 5 महीने ताख़ीर का शिकार हुए और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि जो निगरान हुकूमतें थीं जिनकी मुद्दत सिर्फ इलेक्शंस तक होती है, उनका वक्त बढ़ गया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में भी बढ़ा और वफाक के अलावा सिंध और बलूचिस्तान में भी जो निगरान हुकूमतें थीं वो कम से कम 6 से 7 महीने तक जो हैं वो बरकरार रहीं, जिसकी वजह से एक नया कानूनी और आइनी बहरान पाकिस्तान में जन्म ले रहा था इंतज़ामी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऐसी सिफारिशात भिजवाई हैं पार्लिमान को भी और वफाकी हुकूमत को भी, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुस्तकबिल में अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं या बलदियाती इलेक्शंस होते हैं या फिर किसी तरीके से कोई और जो इलेक्शंस होते हैं, तो उनमें बर वक्त उनके इनकाद के लिए और ताख़ीर को रोकने के लिए आइन के आर्टिकल 51 में तरमीम की जाए और उसमें एक नई शिक शामिल की जाए। और वो शिक ये है कि अगर हुकूमत की जानिब से कोई मरदमशुमारी की जाती है जिसमें लोगों को काउंट किया जाता है, घरों को काउंट किया जाता है, फिर उसी बुनियाद के ऊपर फिर सूबों में या सूबाई या फिर कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो तकसीम की जाती हैं और फिर हलकों के अंदर तब्दीली की जाती है, इजला के अंदर, सूबों के अंदर, डिवीजन्स के अंदर तब्दीली की जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर जो मौजूदा असम्बलियाँ हैं, अगर या कोई असम्बली है उसकी मुद्दत ख़त्म होने से 6 महीने पहले मरदमशुमारी होती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हल्का बंदियाँ नहीं करेगा और पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर इंतखाबात करवाएगा। और जैसे ही इंतखाबात ख़त्म होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर नई जो हल्का बंदियाँ हैं वो करेगा। लेकिन जो इलेक्शन उस वक्त होंगे, मिसाल के तौर पर अभी 2024 के इलेक्शन हैं, 5 साल बाद 2029 के अंदर अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं या फिर कब्ल वक्त इलेक्शंस होते हैं, तो अगर इलेक्शंस की असम्बलियों की मुद्दत की तारीख से पहले
अगर मरदमशुमारी कर दी जाती है, जैसे कि पिछले इलेक्शन में ऐसा हुआ जिसकी वजह से कमीशन को शदीद तनकीद का निशाना करना पड़ा, और तो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ इसी बेस के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस भी गए थे, जिसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये तजावीज़ दी हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इलेक्शंस एक्ट के अंदर भी इस बात को जो है वजाहत के साथ शामिल किया जाए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की रुकावटें ना हो सकें। ठीक है, मान लिया सिफारिशात दे दी गई, तजावीज़ दे दी गई, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना, तजावीज़ के नफाज के लिए क्या सियासी इत्तेफाक राय भी मौजूद है? क्या तमाम सियासी पार्टियां मुत्तफिक हैं उन तजावीज़ से? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि बुनियादी इदारा है और जिसने इंतखाबात करवाने हैं, अगर ये सिफारिश कर रहा है तो यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। माजी में जब जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिकमेंडेशंस गई हैं मौजूदा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उसको हुकूमतों की जानिब से या फिर हुकूमत की जानिब से उसके ऊपर लेजिस्लेशन की गई है। जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में पहले कहा गया था कि हाजिर सर्विस हाई कोर्ट के जजेस आएंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, रिटायर्ड जजेस को भी शामिल किया जाए। रिटायर्ड जजेस को शामिल करने की कानून साजी कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह कहा गया कि आपने ओवरसीज वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करना है, लेकिन जैसे ही पीडीएम की हुकूमत आई, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तो फिजिबल नहीं है, तो फिर उसको तब्दील कर दिया गया। तो मतलब ये कि माजी में इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात के ऊपर अमल दरामद तो जरूर किया गया है, लेकिन अब ये देखना है कि क्या जो एक मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियों को जवाज बनाकर, जो कि आइन ये कहता है कि अगर असम्बली कब्ल अज़ वक्त तहलील हो जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और सूबाई हुकूमतों की और इंतजामिया की और मशीनरी की यह जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के लिए असिस्ट करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो और इसी तरीके से अगर अपनी असम्बली मुद्दत मुकम्मल करती है तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है। तो मतलब कहने का यह है कि कमीशन को अगर मुश्किलात हैं और मुस्तकबिल में इंतखाबात का की ताखीर का रास्ता रोकना है, तो सियासी जमातों को भी और जो हुकूमतें हैं उनको भी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की सिफारिशात के ऊपर अमल करें। तो ये जो सिफारिश की गई है, जो एक तजवीज़ दी गई है फहीम नई हल्का बंदियों के हवाले से कि नई हल्का बंदियों को मौखर कर दिया जाएगा, तो क्या इसके बाद आईनी चैलेंजेस का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? देखिए, आइन की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक है, बेसिकली एक बड़ी जिम्मेदारी है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। हाँ बिल्कुल। अब अगर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन में ताखीर हो जाती है तो फिर बाकी सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो मानी नहीं रखती। अच्छा, बर वक्त इलेक्शन कराना, साफ शफाफ मुनसफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बुनियादी जिम्मेदारी है, और आइन का आर्टिकल 218 ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई भी आप डॉक्यूमेंट पढ़ लें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट देख लें, या इलेक्शन कमीशन की जो आइन के अंदर प्रोविजंस हैं, वो तमाम प्रोविजंस के ऊपर सबसे भारी जो प्रोविजन है वो यही है कि आपने इलेक्शन कराना है, साफ शफाफ मुनसफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराना है, और इस इलेक्शन के इनेकाद के लिए आपने तैयारियां करनी है। इसके साथ आपने वोटर लिस्टें बनानी है, आपने हल्के बनाने हैं। तो मतलब ये है कि इलेक्शन कराना बेसिक जिम्मेदारी है, और कहा गया है, बर वक्त इलेक्शन ये जो तजवीज रखी गई है कि नादरा के शनाख्ती कार्ड में मुकम्मल पता शामिल किया जाएगा, तो क्या ये मुकम्मल पता शामिल करने से इलेक्शन शफाफ हो जाएंगे या ये अमल मजीद पेचीदा हो जाएगा हमारे लिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो पहली जो हमने बात की कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस और उसमें ताखीर का शिकार रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आइन के अंदर आप ये तरमीम कर दें, वो तो ये हो गया। दूसरा आगे आते हैं कि इलेक्शन कमीशन को वोटर्स की रजिस्ट्रेशन, वोटर्स की तस्दीक और वोटर्स की तब्दीलियों के अंदर बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और ये बड़ा अहम मामला है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के 2 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट्स उनको कहा जाता है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तान के लिए, स्ट्रेटजिकली भी देखें और इलेक्शंस के लिए देखें, उम्मीदवारों के हिसाब से देखें, या फिर पाकिस्तान के आप यूं कि सिस्टम को चलाने के लिए देखें, तो 2 रिकॉर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक नादरा का जो हमारा शनाख्ती कार्ड्स का डेटा है वो बड़ा अहम है, और दूसरा जो वोटर लिस्टें हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास हैं वो अहम है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4-5 चीज़ों की बड़ी निशानदेही की है, जो कि बड़ी, मैं ये समझता हूँ कि हकीकत के ऊपर मबनी है। माजी में इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि वोटर्स की तस्दीक हो या रजिस्ट्रेशन हो या फिर उनके वोटों की तब्दीली जब करनी होती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मसाइल इस वजह से दरपेश आते हैं। सबसे अहम मसला उन्होंने ये बताया कि जब हम डोर टू डोर वेरिफिकेशन करते हैं तो
मकान नंबर नहीं लिखा होता, गली नंबर नहीं लिखा होता, और जो ब्लॉक नंबर, जो कि इलेक्शन कमीशन की एक टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे जो आबादी को उसमें शामिल कर दिया जाता है, तो उसका एक नंबर दे दिया जाता है, उसकी डिस्क्रिप्शंस नहीं होती कि ये शुमाल से जनूब ये तक तो है, हमने मगरिब से देखा है मशरिक कि तक है, अच्छी ये खासी गली। बड़ी सोसाइटीज के अंदर भी हाउस नंबर या सोसाइटी नंबर या गली नंबर लिखा ही नहीं होता, मौजूद ही नहीं होता है। जी बिल्कुल, यही मसला, यही इलेक्शन कमीशन भी यही कह रहा है कि एक तो वो कहते हैं कि कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनको एनओसीज दिए गए हैं या जिनको एनओसीज नहीं दिए गए, तो वो जो मुतलका शहर का जो मास्टर प्लान है उसके ऊपर वो अमल नहीं कर रहे। मास्टर प्लान में ये वाज़े तौर पर लिखा जाता है कि गली नंबर होगा, मकान नंबर होगा, और आपने ये सारी वजाहत के साथ बताना है। तो वो कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतें एक तो कानून साजी करें या फिर कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायत जारी करें कि जिन सोसाइटीज़ को, टाउन्स को आपने एनओसी दिया हुआ है, उनको उन्होंने कहा कि इसको तब्दील करें और वहां पर गली नंबर और मकान नंबर को इंश्योर करें। ये और बहुत अच्छा इक़दाम है फ़हीम, अगर ये एज सुन एज पॉसिबल अगर इसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाए। लेकिन हमें ये बताएं ना कि मौजूदा हाउसिंग सोसाइटीज़ को गली नंबर और मकान नंबर देने का ये जो अमल तजवीज़ दी गई है इस हवाले से, ये कब और कैसे शुरू होगा? देखें, इसके साथ एक और भी इंटरेस्टिंग है, फिर भी हम इस तरफ आएंगे कि कब शुरू होगा, ये तो डिपेंड करता है हुकूमतों के ऊपर। फिर उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने सिफारशात में कि उस हाउसिंग सोसाइटी को या टाउन को ऐसी कोई एनओसी ना दें जो मास्टर प्लान के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद नहीं करता। फिर इलेक्शन कमीशन ने ये लिखा कि देहातों में एक बड़ी आबादी है, देहातों में क्योंकि एक मनसूबाबंदी के तहत आबादी नहीं होती, वहाँ पर बस्तियाँ हैं, गोट हैं, कई टाउन्स हैं वहाँ पर ऐसे बने हुए हैं, तो वहाँ पर भी आबादी बल्क में है और उसकी वजह से कमीशन को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कमीशन को दुश्वारी का सामना तो करना पड़ता ही पड़ता है। जो उम्मीदवार हैं, जो वोटर्स हैं, वो इलेक्शन वाले दिन बहुत परेशान होते हैं। अब मैं एक आपको इंटरेस्टिंग मिसाल देता हूँ। ये इस्लामाबाद का एक हल्का है रवात, यूनियन कौंसिल रवात, ब्लॉक नंबर रवात। अब वहाँ पर उसकी आबादी कम से कम लाखों में आबादी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद साल पहले वोटर्स की वेरिफिकेशन करनी थी और कमीशन के अफसरान की जानिब से जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर्स थे या फिर जो वेरिफिकेशन ऑफिसर्स थे, उन्होंने वो काम दफ्तर में बैठकर, जिसको कहते हैं कि टेबल वर्क किया, और उसकी वजह से ये हुआ कि जो 12-13 करोड़ वोटर्स की जो लिस्ट थी वो क्रैश कर गई। वो समझ ही ना आया क्योंकि वो टेबल वर्क कर दिया, ब्लॉक नंबर्स के ऊपर ऐड करने थे। और फिर जब एक बल्दियाती इलेक्शंस वहां पर हुए तो एक वोटर जिसका पोलिंग स्टेशन ये लिखा गया था, उसका वहां पर वोट दर्ज ही नहीं था। वो कम से कम देखा जाए तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर दर्ज हो गया। तजवीज़ तो दे दी गई है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि नादरा के पास इतनी कैपेसिटी मौजूद है कि आने वाले दिनों में शिनाख्ती कार्ड पर वो मुकम्मल पता, गली नंबर, मकान नंबर, ये सब लिख सके। इसमें कोई शक नहीं है, नादरा के पास कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। नादरा देखें, जब आप शिनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड करवाने जाते हैं तो आपसे बायोडेटा लिया जाता है। बायोडेटा लिखते वक्त सिर्फ इस बात को इंश्योर करें कि आप जो अपना पता लिखवा रहे हैं, क्या वो पता मुकम्मल है। पते में क्या कमीशन ने कहा है कि इसमें आपने लिखना है मकान नंबर क्या है आपका, गली नंबर क्या है आपका, मौजा क्या है आपका, आपकी बस्ती का नाम क्या है, वो उसको सिर्फ ऐड करना है। और इस नामुकम्मल एड्रेसेस की वजह से जो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो कि हर इलेक्शंस में पार्टी की तरफ से ये तनकीद की जाती है, उम्मीदवारों की जानिब से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि हमारा वोट उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, हमें हमारा वोट से महरूम किया जा रहा है। तो लोग बड़ा एतराज़ करते हैं, जिसकी वजह से बदकिस्मती से करोड़ अरबों रुपए खर्च होते हैं इलेक्शंस के ऊपर, और फिर उन इलेक्शंस के ऊपर कौम का खजाना खर्च होने के बावजूद लोग सवालात उठाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, और उसके साथ साथ वो इलेक्शंस मुतनाज़ा भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नादरा को कहा है कि जो एग्जिस्टिंग शिनाख्ती कार्ड्स हैं उनको मॉडिफाई करें, उनके ऊपर एड्रेसेस जो हैं वो उसको क्लियर करें, और अगर नए आपने शिनाख्ती कार्ड्स जारी करने हैं तो उनको भी आप कम से कम इन लाइंस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कहा है ये मॉडिफाई करने का क्या तरीका कार होगा। क्योंकि क्या वो लोग जिनका अभी शिनाख्ती कार्ड वैलिड है, क्या वो दोबारा से जाएंगे नादरा के दफ्तर में और उसको मॉडिफाई करवाएंगे? उसके लिए क्या दोबारा से उन्हें फीस पे करना पड़ेगी? देखिए, ये कमीशन की तरफ से तो रिकमेंडेशन गई हैं। अब इसके ऊपर देखते हैं कि वफाकी हुकूमत इसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद करती है।
शफाफियत का तकाजा तो यही है कि जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर क्लियर होना चाहिए कि आपका वोट कहाँ है, पोलिंग स्टेशन कहाँ है, पोलिंग बूथ कहाँ है और कौन सी यूनियन कौंसिल कौन सा इलाका है। अब ये वफाकी हुकूमत ने इसको तय करना है कि क्या लोगों से जो उन्होंने शनाख्ती कार्ड्स मॉडिफाई करने की रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ने दी है उसके ऊपर फीस ली जाएगी, लेकिन जो मुस्तकबिल में लोग वोट रजिस्टर करवाएंगे उनके ऊपर तो ये फौरी अमल दरामद करवा सकते हैं। जो शनाख्ती कार्ड बनवाएंगे फौरी अमल दरामद करवा सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग है अगर उनके रिन्यू होंगे जिस वक्त शनाख्ती कार्ड उस वक्त से भी शुरू किया जा सकता है, या तो फिर एक कंपेन लॉन्च की जा सकती है कि आप आए अपना शनाख्ती कार्ड तब्दील करा के जाएं। फीस शायद इलेक्शन कमीशन या फिर हुकूमत की तरफ से इसको वेव ऑफ करने की पेशकश आ जाए, लेकिन ये कौमी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि इलेक्शंस के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम के पैसे खर्च होते हैं और फिर उनकी शफाफियत के ऊपर सवालात उठते हैं, वोटर लिस्टों के ऊपर सवालात उठते हैं, तो इस तरह की इश्यूज खत्म करने चाहिए। सिफारिशात भी सामने आ गई, तजावीज़ भी दे दी गई, अब इम्प्लीमेंट जब होगा तब देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा कानूनी सवाल उठता है वो ये है कि क्या आर्टिकल 51 और जो इलेक्शंस एक्ट में मुजवजा तरामीम है आईनी तौर पर ये मुमकिन है या फिर किसी तनाज़े को जन्म दे सकती हैं? देखिए, इसके अंदर टेक्निकली अगर हम बात करें कि इसके अंदर कोई तनाज़ा पैदा नहीं होगा। इससे होगा ये कि जो फ्यूचर में तनाज़ात पैदा हो सकते हैं उनका रास्ता जो है वो रोका जा सकता है, क्योंकि 2023 में इलेक्शन होने थे हमारे, 5 साल मुद्दत मुकम्मल हुई जो अगस्त 2023 में असम्बली की, लेकिन उससे पहले कबल अज़ वक्त तहलील किया गया। फिर मरदमशुमारी अचानक उसके नतायज जारी कर दिए जाते हैं, मरदमशुमारी करा दी जाती है, फिर इलेक्शन कमीशन की इसी असम्बली के दौर में एक दफ़ा हल्का बंदियाँ हो जाती हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों की, फिर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ करता है जिसकी वजह से इलेक्शंस तकरीबन 4.5 से 5 माह ताखीर का शिकार हुए और फिर वो 2024 तक चले गए। है ना फ़हीम, क्योंकि हल्का बंदियों को अगर इंतखाबात के बाद मुकम्मल किया जाएगा तो फिर क्या आईनी बहरान पैदा नहीं होगा? देखिए, कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होगा क्योंकि वो हल्का बंदियां तब तक वैलिड होती हैं। एक आइन की शक ये है कि जब तक नई सेंसेस नहीं होते तब तक ये वैलिड ही रहते हैं। और एक आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मार्च 2023 में इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक खत लिखा गया था और उनका एक स्ट्रेटेजिक प्लान भी सामने आया था और उसमें इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत को वाज़े तौर पर कहा था कि अगर 3 महीनों में हल्का बंदियां मुकम्मल नहीं की, मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं की जाती तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों के ऊपर कराने का पाबंद है, क्योंकि आइन का जो आर्टिकल 218 है वो इन तमाम चीज़ों से ऊपर है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कानून के अंदर मौजूद हैं और आइन के अंदर जो चीज़ मौजूद है वो इलेक्शन 60 और 90 दिन में कराने का कहा गया है। लिहाजा आइन की जो प्रोविजन है वो भारी है। अब इस चीज़ को रोकने के लिए कि जहाँ पर आइन और कानून के दरमियान बहस शुरू हो जाती है कि आइन की बात मानी जाएगी, कानून की बात मानी जाएगी, किसकी, तो उस बहस को ये हमेशा के लिए इलेक्शन कमीशन ने ख़त्म करने की एक तजवीज़ दी है कि मुस्तकबिल में अगर किसी किस्म का कोई तनाज़ा हो जाता है तो उसका रास्ता रोका जा सके। और बाकी जो वोटर लिस्टों वाले मसाइल हैं उसके ऊपर आपको पता है हर वोटर रजिस्ट्रेशन कैंपेन के ऊपर कम से कम 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वो प्रोसेस भी जो है उसको भी कम किया जा सकेगा अगर ये सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। तो फ़हीम, क्या हम ये कह सकते हैं कि इन सिफारिशात से इलेक्शन की शफाफियत में वाकई ही इजाफा होगा या फिर ये भी हो सकता है कि ब्यूरोक्रेटिक बोझ बन जाएं? नहीं, कोई ब्यूरोक्रेटिक बोझ नहीं बनेगा। इससे शफाफियत की तरफ हमारा कदम जो है वो बढ़ेगा और इलेक्शन कमीशन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है कि जो हमने माजी में गलतियां की और इस तरह से ये जाहिर है जब चीज़ें आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ के अंदर जाती हैं तो फिर आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है, फिर उनसे आप सबक भी सीखते हैं। तो 2024 के इलेक्शंस में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने महसूस किया, जो उनसे गलतियां हुई या फिर जो उनको एक्सपीरियंस हुए, अब उसी की रोशनी में कमीशन ने ये रिकमेंड किया है कि इन चीज़ों को जो है वो बेहतर किया जाए। अच्छा फ़हीम, एक शॉर्ट आंसर चाहिए क्योंकि आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हमारी इस तरह के सियासी मामलात के ऊपर, तो मुझे सिर्फ ये बताएं, ये जो नई तजावीज़ दी गई हैं क्या इसकी आड़ में इंतखाबी अमल को मजीद मौखर करने की कोई गुंजाइश तो नहीं पैदा की जा रही है कहीं ना कहीं? नहीं, इससे कोई गुंजाइश पैदा नहीं होगी। इससे तो क्लियरली कहा गया है कि जो ताखीर की वजह चीज़ें बनी थी 2023 के इलेक्शंस में और 24 में फिर वो इलेक्शंस कंडक्ट हुए तो उसको ख़त्म किया जाए। फिर जो वोटर लिस्टों के ऊपर लोगों के एतराज़ात आते हैं उसको दूर किया जाए, सियासी जमातों के एतराज़ात को दूर किया जाए, तो इससे किसी किस्म की ताखीर नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर वफाकी हुकूमत ये करना चाहती है आईनी तरमीम तो इसके लिए सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और शायद एक इंतखाबी इस्लाहात कमेटी भी बनाई जाए पार्लियामान की,
तो ये प्रोसेस चल निकलेगा, तो ये बहस अब शुरू हो जाएगी पाकिस्तान के सियासी बिल्कुल, और चले होनी चाहिए ताकि इसका कोई निकल सके। नाज़रीन, इंतखाबात में ताख़ीर देखा जाए तो एक कौमी नुकसान होता है जिसका खुमियाजा सिर्फ इदारे नहीं हमारी अवाम भी भुगतते हैं। अगर आज इस्लाहात पर अमल हुआ तो कल इंतखाबी बहरान से बचा जा सकता है, वरना हर 5 साल बाद वही सवाल, वही मसाइल और वही ताख़ीर हमारा मुकद्दर बनी रहेगी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम आपको लिए चलेंगे मुल्तान, जहां पर ज़िले कौंसिल के शोबा इंफ्रास्ट्रक्चर में शफाफियत के जो दावे किए जा रहे थे वो धरे के धरे रह गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अफसरान की आशीर्वाद से तरक्याती मंसूबों में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल भी जारी है और इसके साथ साथ गैर मियारी मटीरियल के इस्तेमाल से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। और ज़राए के मुताबिक तरक्याती मंसूबों में नाकिस टफ टाइल्स और दर्जाए दोयम की ईंटें इस्तेमाल की जा रही हैं, जबकि देखा जाए तो दीगर महकमों की जानिब से बनाई गई गलियों और सड़कों की पैमाइश करके बिल क्लियर करवाने का भी इंकशाफ हुआ है। खबर की मजीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन की नुमाइंदा मुल्तान ज़हीर अब्बास ने। ज़हीर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना कि ज़िले कौंसिल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे में माली बेज़ाब्तियों की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? जी शुक्रिया फरजाना। ज़िला कौंसिल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जितने भी तरक्याती मंसूबे होते हैं वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो शोबा है उसके अफसरान की ज़ेरे निगरानी शुरू होते हैं। चाहे वो टेंडरिंग का अमल हो, जब टेंडर अलाटमेंट होती है उसके बाद आखिर तक जब तक पेमेंट क्लियर नहीं होती ठेकेदारों की, तमाम तर मराहल में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो सरबराह हैं, नीचे जो सब इंजीनियर्स हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। साफ ज़ाहिर जब वो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के जिम्मेदार हैं तो उसमें होने वाली मुबैना बेदाबियों की जिम्मेदारी भी उन पर ही आयद होती है, क्योंकि अगर टेंडर अलाट हुआ है तो भी उनके वो उस अमल में शरीक थे, उसके बाद अगर पेमेंट होती है तो भी उस अमल में वो शरीक थे। अब हुआ ये है कि गुज़श्ता साल भी आपको याद होगा हमने स्टोरी की थी ज़िला कौंसिल के मुख्तलिफ शोबों में बेदाबियों की, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो शोबा है उसकी हमने बात की थी। उसमें उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे के सरबराह थे उनके खिलाफ एंटी करप्शन में FIR भी दर्ज हुई थी, जबकि हेड क्लर्क को गिरफ्तार भी किया गया था। तो ये पिछले साल की कारस्तानी है। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि वही जो सरबराह हैं इंफ्रास्ट्रक्चर शोबे के वो अपनी जो है वो सिमत सीधी कर लेते, उसके साथ साथ जो दीगर जो सब इंजीनियर्स वगैरह हैं वो भी उससे कोई सबक सीखते, मगर किसी ने भी सबक नहीं सीखा। अभी तक वही प्रैक्टिस जारी है। गुज़श्ता साल तकरीबन 60 करोड़ के मंसूबे थे ज़िला कौंसिल के पंजाब हुकूमत की तरफ से जो इन्हें फंड फराहम किए गए थे, उसमें बड़े पैमाने पर संगीन बेदाबियों का इंकशाफ हुआ था। हमने तो ये भी देखा है कि वो वाले अफसरान जिनके खिलाफ पहले भी केसेस दर्ज हो चुके हैं उन्हें दोबारा से जो है ओहदों पर तैनात कर दिया गया है, तो ऐसा क्यों किया गया? जी आप देखें कि पिछले साल मई 2024 में जो FIR दर्ज हुई थी एंटी करप्शन में, उसमें जो मौजूदा सरबराह हैं ज़िला कौंसिल के शोबा इंफ्रास्ट्रक्चर के, इनके खिलाफ वो FIR दर्ज थी। साथ साथ हेड क्लर्क जो है उनके खिलाफ वो FIR जो है वो दर्ज थी। तो उसके बाद कुछ दिनों के लिए उनका तबादला कर दिया गया था। तो तबादले के बाद दोबारा से वापस वो अपनी सीट पर मौजूद हैं और उसी तरह की प्रैक्टिस दोबारा से जारी है। नाकिस मटीरियल का बेतहाशा इस्तेमाल जो है वो तरक्याती मंसूबों में सामने आ रहा है। मजमूई तौर पर इस साल की अगर बात की जाए तो 25 से ज़ायद तरक्याती मंसूबे थे जिनके टेंडर जो जब हुए थे उस वक्त से बेदाबियों का सिलसिला शुरू हो गया था कि टेंडर जो है होना तो ये चाहिए था ना कि कंपटीशन होता, कंपटीशन में जो सबसे कम रेट ठेकेदार देता उसको वो टेंडर अलाट किए जाते। यहाँ पर कंपटीशन की बजाय जो है वो पूल सिस्टम, पर्ची सिस्टम के जरिए ज्यादातर जो तरक्याती काम थे वो अलाट किए गए, जिसका सीधा सीधा फायदा जो है वो जो जिला कौंसिल के अफसरान थे उनको पहुंचा। साफ ज़ाहिर है भारी कमीशन मुबैना तौर पर हासिल किए गए, चहीते ठेकेदारों को नवाजा गया।
पहले मरले पर ही करप्शन जो है वो शुरू कर दी गई। उसके बाद जब ठेकेदार ने काम शुरू किया तो उसे खुली छूट दे दी गई कि वो तरक्याती मंसूबों में नाकस मटेरियल का बेजा इस्तेमाल करे। अब टफ टाइल की अगर बात की जाए तो जो टफ टाइल इस्तेमाल हो रही है वो इंतहाई नाकस इस्तेमाल हो रही है, जिस पर एक शहरी जो है उसने एंटी करप्शन में दरखास्त दी। तो जून 2025 में एंटी करप्शन मुल्तान जो है उन्होंने इंक्वायरी का आगाज कर दिया, मगर अभी तक तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो अभी तक हासिल नहीं कर सके एंटी करप्शन जो मुल्तान के जो अफसरान हैं। दूसरी जानब महकमाना इंक्वायरी जो है उसके लिए भी दरखास्तें गई थी, जिस पर लोकल गवर्नमेंट पंजाब की जानब से एंटी करप्शन बहावलपुर को भी मामले की इंक्वायरी की और जो जिम्मेदार अफसरान हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की हदायत की गई है। अब देखना यह है कि इन अफसरान के खिलाफ मुकदमा कब दर्ज होता है, उसके बाद इंक्वायरी का कोई जो नतीजा है वो कब सामने आता है। देखा जाए तो बड़ी मुज़क्कर केस जो है सिचुएशंस हमारे सामने आ रही हैं। एक तो SDO की सीट नहीं थी, ना होने के बावजूद गैर कानूनी तैनातियां की गई। तो ये जो तैनातियां हुई हैं ये किसकी मंजूरी से हुई हैं फिर? जी आप देखें जो जिला कौंसिल का स्ट्रक्चर है अफसरान का, उसके तहत यहाँ पर एक सीनियर सब इंजीनियर की सीट है जो मंजूर शुदा है, उसके साथ साथ 4 जो हैं वो सब इंजीनियर यहाँ पर उनकी सीटें मौजूद हैं और इनका जो सरबराह है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर का ओहदा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अब SDO जो है साफ जाहिर है जो सब इंजीनियर्स होते हैं आपको पता ही होगा कि वो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं। हाँ। तो डिप्लोमा होल्डर्स को उस नजर से नहीं देखा जाता जितना क्वालिफाइड जो इंजीनियर्स हैं उनको देखा जाता है। तो शायद यही वजह है कि वो जो एहसास कमतरी होता है सब इंजीनियर्स के मामले में, तो उन्होंने अपने एहसास कमतरी को खत्म करने के लिए खुद साख्ता जो है वो SDO की सीट जो है वो क्रिएट करवाई। अभी तक जो कागजों में जो उनके ओहदा है जो SDO को ओहदा कागजों में है वो सीनियर सब इंजीनियर का है, गो के स्केल 16वां ही है, मगर ये जो ओहदा है वो जो मंजूर शुदा सीट है वो सीनियर सब इंजीनियर की है। मगर तमाम जितनी भी महकमाना डाक होती है उसमें वो अपने आप को SDO लिखवाते हैं। अब अंदाजा करें कि एक सीट जो है वो मंजूर शुदा ही नहीं है, उसके बावजूद SDO जो है वो तैनात है यहाँ पर। तो जितने भी ये करप्शन के मुबैना तौर पर मामलात हैं तो दस्ते रास्त का किरदार अदा करने वाले जो हैं वो वही मज़कूरा जो SDO यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब इस हवाले से जब हमारी जिला कौंसिल इंतजामिया से बात हुई तो उनका कहना था कि मामला जो है वो एंटी करप्शन में ज़ेरे इल्तवा है, ज़ेरे समात है, वहां से जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से ही कार्रवाई की जाएगी। ये जो एंटी करप्शन को मुरासला भेजा गया है हवाले से आप हमें अपडेट कर रहे हैं, हाँ, इसको हम क्या समझें? क्या ये सिर्फ रस्मी कार्रवाई होगी या फिर अब हम कहें कि वाकई सख्त इक़दाम जो हैं वो मुतवक्के हैं? जी तवक्को तो अच्छे की रखनी चाहिए। साफ जाहिर है लोकल गवर्नमेंट पंजाब ऑफिस से ये मरासला जो है साफ जाहिर है, इसके अलावा हम कर क्या सकते हैं? हम तो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं जहाँ पे कोई मसला है, जहाँ पर कोई मुबैना बेज़ाब्ती है, हमारा काम उसको रिपोर्ट करना है, उसके बाद उस पर एक्शन लेना जो है वो मुतलका इदारों का काम है। साफ जाहिर है जो बाख्तियार इदारे हैं, जो बाख्तियार अफसरान हैं, उन्होंने सारे मामले पर नोटिस लेना है। अब लोकल गवर्नमेंट पंजाब ऑफिस से जो नोटिस लिया गया है उन्होंने एंटी करप्शन बहावलपुर को भी जो है वो मामले की इंक्वायरी करने की हदायत की है, साथ साथ FIR के इंदराज की भी सिफारिश की है। अब देखना यह है कि FIR का इंदराज कब होता है, कब जो जिम्मेदार हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है और जो भी नुकसान पहुंचाया गया उस कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान का कब अदाला किया जाता है। यहाँ पर आपको एक और बात भी बताऊं कि होता क्या है कि हम पिछले दिनों हमने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का एक ऐसा मंसूबा उसके हवाले से रिपोर्ट किया था कि कागजों में मंसूबा मुकम्मल है लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं। इसी तरह हमने वासा के डिस्पोजल स्टेशन का हवाला दिया था कि वहां पे काम कुछ भी नहीं हुआ, मगर बिल जो है वो तमाम तर क्लियर करवा लिए गए हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह के मामलात हैं कि कुछ इलाकों में सीवरेज का मंसूबा शुरू ही नहीं किया गया, उधर सीवरेज की सहूलत ही मौजूद नहीं है, लेकिन कागजों में वो भी मुकम्मल कर लिए गए और मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए जो है वो अफसरान ने अपनी जेबों में भरे हैं। अब अंदाजा करें कि बोगस प्रोजेक्ट, बोगस अदायगियां, कौमी खजाने को मुसलसल नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
तो ऐसे अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए शहरियों की जानब से, यही मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानब जो दरखास्त गुजार हैं जिन्होंने एंटी करप्शन में भी दरखास्त दी है, लोकल गवर्नमेंट पंजाब को भी दरखास्त दी है, उनकी तरफ से भी यही मुतालबा किया जा रहा है कि तमाम तर रिकॉर्ड जो है उसको तहवील में लिया जाए। नाकस मटीरियल जो इस्तेमाल हुआ है उस मटीरियल के जो नमूने हैं वो लिबार्टी से टेस्ट करवाए जाएं ताकि पता चले कि किस हद तक जो है वो नाकस मटीरियल इस्तेमाल हुआ और कौमी खजाने को कितना नुकसान पहुंचाया। अच्छा ज़हीर, ऑडिटर जनरल की जानिब से भी तो एक रिपोर्ट पेश की गई है, उस पर अब तक क्या अमली इक़दाम किए गए हैं? जी, अगर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट की बात की जाए तो ज़िला कौंसिल मुल्तान में 17 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई है। उनकी तरफ से तो ये भी सिफारिशात पेश की गई थी कि जो भी जिम्मेदार अफसरान हैं उनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरियाँ शुरू की जाएँ और साथ साथ रिकवरी को यकीनी बनाया जाए। ये सिर्फ ज़िला कौंसिल मुल्तान की बात कर रहे हैं। अगर बात की जाए मुल्तान डिवीजन के चारों इजला की तो यहाँ पर जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है उसमें मुबैना तौर पर 41 करोड़ रुपए से ज़ायद की माली बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई है। अब जो ज़्यादातर माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं वो नक्शा फीसों की मंजूरी में मुबैना बेज़ाब्तियों से पैसे जो है वो बटोरे गए हैं, साथ साथ मुख्तलिफ फेक जो हैं वो प्रोग्राम अरेंज किए गए हैं। कोई फेस्टिवल के नाम पर भारी जो नुकसान है कौमी खजाने को पहुंचाया गया है। तो मुख्तलिफ शोबा जात में भी करप्शन जो है वो अखीर दर्जे तक पहुंच चुकी है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में भी वादे निशानदेही की गई है, मगर उस रिपोर्ट के बाद भी किसी अफसर के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं की गई जिसकी वजह से लेकिन ज़हीर महकमा एंटी करप्शन में तो चला गया ना ये स्कैंडल, तो इस स्कैंडल की इंक्वायरी कब तक मुकम्मल हो जाएगी? महकमा एंटी करप्शन कब तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगा इस हवाले से? आप देखें कि मुल्तान एंटी करप्शन जो है इसमें मुख्तलिफ 4-5 इंक्वायरियाँ जो हैं अफसरान के खिलाफ मुख्तलिफ नोयत की वो ज़ेरे समात हैं। उसमें ये जो मामला हम डिस्कस कर रहे हैं नाकस मटीरियल के इस्तेमाल से कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का, तो ये जून में दरख्वास्त दी गई थी। उस दरख्वास्त पर एंटी करप्शन इंतज़ामिया ने इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया था। ताहम जो ज़िला कौंसिल के अफसरान हैं उनकी तरफ से जो मतलूबा रिकॉर्ड है वो अभी तक एंटी करप्शन को फराहम नहीं किया गया। एंटी करप्शन हुकाम का यही कहना है कि जब उनके पास तमाम रिकॉर्ड आ जाएगा उसके बाद उसकी जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि कितनी नोयत की कितनी बेज़ाब्तियां की गई हैं, उसके बाद ही उस इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाएगा। इंक्वायरी में अगर करप्शन मुबैना तौर पर साबित होती है तो उसके बाद जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ FIR का इंदराज भी किया जाएगा और गिरफ्तारियां जो है वो भी हो सकती हैं। ठीक है, और क्या महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी उनके खिलाफ? साफ ज़ाहिर है अगर एंटी करप्शन में वो बेज़ाब्तियाँ साबित हो गई, FIR का इंदराज हो गया, गिरफ्तारियाँ हो गई, तो उसके बाद महकमा ने इंक्वायरी लाजमी शुरू की जाएगी। और उसके होता क्या है कि जब भी किसी अफसर के खिलाफ करप्शन साबित होती है तो महकमा ने इंक्वायरी का भी आगाज कर दिया जाता है और उसे ओहदे से मुअत्तल कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ये होता है ना कि कार्रवाई जो है सिर्फ महकमाना ही रह जाती है, कानूनी तो कार्रवाई उस वहीं पर रुक जाती है क्योंकि महकमा कहता है हमने खुद ही उसके साथ जो है हम निमट चुके हैं। जी, आप देखें ना कि पिछले साल का जो हम हवाला दे रहे हैं कि पिछले साल भी यही किरदार थे, इसी नोयत की बेज़ाब्तियाँ थी, FIR का इंदराज भी हो गया। एक जो हेड क्लर्क है उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया, जो सीनियर अफसरान थे उनको आसानी से जो है उनका नाम वहां से निकलवा दिया गया। अब सारा मलबा जो है वो एक हेड क्लर्क पर डाल दिया गया। अब अंदाजा करें कि एक हेड क्लर्क कैसे इतने बड़े पैमाने पर करप्शन कर सकता है जब तक उसे आला अफसरान की सपोर्ट हासिल ना हो। तो उस वक्त बली का बकरा जो है वो एक हेड क्लर्क को बनाया गया। तो इस बार भी तवक्को तो हम यही कर रहे हैं कि शफाफ इंक्वायरी हो, जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ भी एक्शन हो। ये ना हो कि गुज़श्ता साल की जो है वो फिल्म दोहराई जाए और जिस तरह पिछले साल हुआ था इस साल भी किसी छोटे मोटे मुलाजिम को कुर्बानी का बकरा बनाकर सारा मलबा उस पर डाल दिया। हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं ना ज़हीर के कोई मामला जो है वो उसके खिलाफ ठीक से कार्रवाई की जाए। मुझे ये बताएं कि मामला तो अब खुल के सामने आ गया है, तो इसमें मुलव्विस अफराद की तादाद कितनी है और अगर तादाद वाज़े हो गई है तो क्या उनके खिलाफ रिकवरी की जाएगी? अब
जी, अगर तादाद की बात की जाए तो लोकल गवर्नमेंट पंजाब की जानब से जो मरासला जारी हुआ है उसमें जो जिम्मेदार इब्तदाई तौर पर ठहराया गया, जो इब्तदाई शवाहिद उन्हें मुयसर आए हैं, तो उसमें उन्होंने सीधा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़िला कौंसल है उनको जिम्मेदार ठहराया है, और साथ साथ जो सब इंजीनियर सीनियर हैं उनको जिम्मेदार ठहराया है, जिनके पास खुद साख्ता जो है एसडीओ का चार्ज भी है। तो इन दो को इब्तदाई तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। जब इनसे प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी शुरू होगी तो दीगर जो किरदार हैं वो भी सामने आ जाएंगे। ताम इब्तदाई जो शवाहिद सामने आए उसमें ये दो अफसरान जो हैं इनको जिम्मेदार ठहराया गया है। ठीक है नाज़रीन, देखा जाए तो ये तरक्याती मंसूबे जो हैं ये अवामी खिदमत के लिए होते हैं, मगर जब इनमें करप्शन शामिल हो जाए तो ना सिर्फ खजाने को नुकसान होता है बल्कि अवाम का एतमाद भी टूट जाता है। सवाल ये है कि क्या जिम्मेदारों को सिर्फ मुअत्तल किया जाएगा या वाकई ही सजा दी जाएगी। वापस आएंगे फिर बात। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम रुख करेंगे कोयटा का। तो महकमा वासा कोयटा शहर को पानी फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह गिर रही है और पानी की किल्लत ने ना सिर्फ कोयटा बल्कि बलोचिस्तान में खतरे की घंटी बजा दी है। दूसरी जानिब हुकूमत ने महकमा वासा को खुद मुख्तार बनाने के लिए इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया है। पानी की किल्लत की असल वजूहात क्या हैं, मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन नुमाइंदा कोयटा मोहम्मद गजनफर ने। गजनफर, ये बताइएगा कि वासा को खुद मुख्तार बनाने के लिए क्या इस्लाहात मुतारफ़ करवाई जा रही हैं और इन पर अमल दरामद कब से होगा? देखें, वासा अथॉरिटी जो है वो कोयटा को पानी फराहम करती है, जिसका काम कोयटा के शहरियों को साफ़ पानी और पानी की ज़रूरत को पूरा करना है। ताहम ये पिछले चंद सालों से कोयटा शहर में पानी का शदीद फुकदान है और महकमा वासा की कारकर्दगी बिल्कुल सिफर की बुनियाद पर थी। ताहम गुज़िश्ता 2 साल पहले से जो है ये सिलसिला चल रहा है हुकूमत की जानिब से कि किसी तरह से जो है वासा अथॉरिटी और इस समय जितनी अथॉरिटीज़ हैं उनको इस काबिल बनाया जाए कि वो अपना रेवेन्यू ख़ुद इकट्ठा करें और अपने अखराजात भी बर्दाश्त करें और पब्लिक सर्विस के तहत जो है वो पब्लिक को जो है सर्टिफाई कर सकें, चाहे वो पानी के मामलात हों या फूड के हों, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं। तो इसी में वासा अथॉरिटी का भी गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि इनको रेवेन्यू इकट्ठा करने पर ज़ोर देना चाहिए, जो पानी का बिल है वो लोगों से ले सकें ताकि जो है वासा का जो ख़र्चा है वो हुकूमत से हट सके। लेकिन इस वक्त जो है वासा अथॉरिटी जो है मुकम्मल तौर पर हुकूमत पर एक बोझ बनी हुई है, जबकि पानी का जो फरहमी है वो भी पूरी तरह से पूरा नहीं कर पा रहे वासा वाले। उसकी वजह यह है, एक तो शहर की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, 60 लाख गैलन यौमिया पानी की ज़रूरत है। इसको इस तरह से इन्होंने परसेंटेज निकाली है कि कोयटा की आबादी जो है वो तकरीबन 22 लाख के करीब है और दीगर जो अफगान महाजरीन की तादाद है और गर्मी के मौसम में बलूचिस्तान के दीगर गर्म अजला से बड़ी तादाद कोयटा की तरफ आती है और वो कोयटा में रहते हैं और हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद है, फैक्ट्रीज़ हैं और जो दीगर यहाँ पर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उनका पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है। तो उस बुनियाद पर यौमिया 60 लाख पानी की ज़रूरत है, जिसमें से वासा जो है वो 24.5 लाख सिर्फ पानी फराहम कर पा रहा है और जो दीगर पानी की ज़रूरत है उसमें 7 लाख गैलन पानी यौमिया महकमा PHE और महकमा बल्दियात और दीगर जो महकमे सरकारी वो फराहम कर रहे हैं। ताहम 29.5 लाख गैलन यौमिया पानी की शॉर्टफॉल का शहर को सामना है, जिसे पूरा करने के लिए शहरी अपनी मदद आपके तहत कहीं से पानी अरेंज करते हैं या फिर जो प्राइवेट वाटर टैंकर सर्विस है उसका इस्तेमाल शहर में बढ़ रहा है। तो जिस तरह से पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, तो हुकूमत जो है वो वासा की इस माली मुश्किलात को कम करने के लिए क्या हंगामी इक़दाम कर रही है? क्या उनकी जानिब से कोई मदद की गई? जी बिल्कुल, 2 जुलाई को एक इजलास हुआ था महकमा वासा बोर्ड्स का, जो PHE के मिनिस्टर हैं सरदार अब्दुल कहतरान इनकी सरबराही में, जिसमें उन्होंने वासा की मुकम्मल तमाम तफसीलात जो है उनको उस पर ब्रीफिंग दी गई थी, जिसके बाद PHE के मिनिस्टर सरदार अब्दुल कहतरान ने ये जो महकमे के हुकाम हैं उनको ये हिदायत की थी कि फ़ौरी तौर पर जितने वासा के जो डेड स्टॉक है उसकी नीलामी की जाए। इसके अलावा जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने के लिए जो दायरा कार है वो वसी किया जाए, जितने कनेक्शन
कनेक्शंस हैं। कोयटा शहर में 1 लाख पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं। 800 साढ़े 800 रुपये पानी का बिल है जो घरों से वसूल करना होता है वासा ने, लेकिन शहरी भी इसमें जो है बिल्कुल अदम वो जो है दिलचस्पी का इज़हार करते हैं। वो वाटर टैंकर को तो 3-4 हज़ार रुपये पानी ख़रीद लेते हैं, लेकिन वासा को 800 रुपये का बिल जो है वो शहरियों की जानिब से अदा नहीं किया जाता। 1 लाख घरों में से बामुश्किल चंद हज़ार घर ऐसे हैं जो बाकायदगी से पानी का बिल अदा कर रहे हैं। इसके अलावा मसाजिद हैं और दीगर जो रेस्टोरेंट है, इदारे, वो भी बिल अदा नहीं करते वासा का, जिसकी वजह से जो है वासा का रेवेन्यू इकट्ठा करने में मुश्किलात हैं। तो इस इजलास में अगर हम यौमिया हिसाब से बात करें तो शहर को यौमिया कितने पानी की कमी है, और क्या इस कमी का इदराक हुकूमत को है कि शहरी जो हैं वो इससे कितना मुतासिर हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इजलास जो हुआ था इसमें यही फ़ैसला किया गया था कि पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मज़ीद ट्यूबवेल्स की निशानदेही की जाए। अब वजह यह है पानी एक तो 29.5 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है। 29.5 लाख योमिया पानी की ज़रूरत है। 29.5 लाख योमिया गैलन दरकार है शहरियों को पानी का, जिसे पूरा जो है वाटर टैंकर की सूरत में किया जा रहा है, या फिर लोग अपनी मदद आपके तहत जो है कहीं से पानी अरेंज करते हैं ज़रूरत का। और कई मुखैर हज़रात ने जो है वो प्लांट्स लगा रखे हैं साफ़ पानी के लिए, वाटर प्लांट्स लगे हुए हैं, वहाँ से शहरी पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि टैंकर का पानी तो पीने का बिल्कुल इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। जबकि शहर में बेशतर इलाकों में जो वासा का पानी आता है वहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि बोसीदा पाइपलाइनें जो कई सदियों की बिछी हुई हैं वही पाइपलाइन पानी से आ रही है, जिसका पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं होता। इसी वजह से शहरी जो है या तो पीने का पानी भी ख़रीदना पड़ता है उन्हें, या फिर जो मुखैर हज़रात की तरफ से वाटर प्लांट्स लगाए गए या कुछ बहुत कम तादाद में जो गवर्नमेंट के फ़ाल वाटर प्लांट्स है वहाँ से पानी का हसूल हो रहा है, जो 29.5 लाख रुपए। ये भी कहा जा रहा है कि अवाम हुलत को पूरा करने के लिए और पानी की कमी को पूरा करने के लिए छोटे डैम्स बनाए जाएंगे। तो ये जो छोटे डैम्स बनाने का मंसूबा है ये कितने अरसे में शुरू होगा, और क्या इसके लिए फंड्स भी मुख्तस किए जाएंगे? जी, पानी की स्टोरेज के लिए ओवरऑल बलूचिस्तान में 100 डैम्स का मंसूबा था, जिसके ऊपर जो है काम जारी है। और 100 डैम्स का जो मंसूबा है ये पिछली गवर्नमेंट में शुरू किया गया था, लेकिन उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं बदकिस्मती से उसमें भी काफ़ी करप्शन जो है सामने आई है, बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं, जिसकी वजह से जो है छोटे डैम्स का मंसूबा है वो भी तकरीबन 35% के करीब जो है वो नाकामी का ही शिकार है, क्योंकि वो डैम्स उस तरह से तामीर नहीं किए गए जिस तरह से होने चाहिए थे। ताहम मांगी डैम का एक मंसूबा है जो कोयटा को पीने का पानी फराहम करेगा, जो दिसंबर 2025 में उसकी डेडलाइन है। ये मांगी डैम जो है मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद आधे कोयटा शहर को तकरीबन मांगी डैम से जो है पानी फराहम किया जाएगा। ताहम दूसरी तरफ जो डैम है उनके लिए ये अभी एक मंसूबा ज़ेर गौर है कि जितने कोयटा शहर की मैपिंग की गई है, जितने पहाड़ी सिलसिले हैं वहाँ पर जो है पानी के डैम्स बनाए जाएंगे ताकि बारिश का पानी भी स्टोरेज किया जा सके। इसके अलावा ट्यूबवेल्स के लिए जो है कोयटा शहर की जो वस्ती आबादी है वहाँ पे मज़ीद ट्यूबवेल्स लगाने के लिए वासा की इजाज़त ज़रूरी है, क्योंकि शहर में पानी तेज़ी से गिर रहा है और बहुत कम फासले पर प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो तेज़ी से गिर रहा है और पानी की किल्लत का सामना हमारी इत्तलात के मुताबिक हमें जो है वो ये बात पता चली है कि वासा का रेवेन्यू जो है वो सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया है, जबकि इखराजात देखा जाए तो इससे कई गुना ज़्यादा हैं। तो इस माली खसारे की असल वजह क्या है? जी बिल्कुल, असल में वासा के ओवरऑल जो वासा अथॉरिटी है इसके 1744 मुलाजमीन हैं और 1 लाख कनेक्शंस जो हैं वो घरों में दिए गए हैं पानी के। और 1744 मुलाजमीन की सैलरीज़ का भी ये मामला है कि इनकी सैलरीज़ भी हमेशा ताख़ीर का शिकार होती हैं और इसके लिए बाकायदा तौर पे CM को लेटर लिखा जाता है, फिर इनके लिए फ़ंड रिलीज़ होता है महीने का, जिसके बाद इन्हें तनख्वाहें अदा की जाती हैं। इस तमाम तनख्वाहों की सूरत में भी जो वॉलमैन है वो अपने इलाके से भी मंथली बेसिस पे पैसे लेने में इन्वॉल्व पाए गए हैं कि उनके पास तनख्वाह लेट होती है, तो फिर अपने इलाका मुकीनों से मुतालबा करते हैं कि उन्हें महीने के फ़ी घर 500 रुपये दिया जाए ताकि वो उनको पानी वक्त पे फ़राहम करे।
और इस सूरत में जो शहरी हैं वो वासा का बिल भी नहीं भरते। लेकिन अब जो है वासा ने ये सख्ती कर दी है कि फौरी तौर पर जिसका बिल जमा नहीं हुआ होगा 2-3 महीने बाद पानी का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ तो देखा जाए वासा की अपनी कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, तो क्या वासा की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए किसी ऑडिट या निगरानी के निज़ाम को भी मुतारिफ करवाया जाएगा ताकि इस तरह के मामला जो है वो आइंदा देखने में ना आए? जी बिल्कुल, इससे पहले जो वासा की मिनिस्ट्री रही है वो इतना उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी वासा के ऊपर, लेकिन जो मौजूदा PHE की मिनिस्ट्री है सरदार अब्दुल कैतरान है, इसी तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि इस बार जो है वासा को साफ़ अल्फाज में इनके जो ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इन्हें बता दिया गया है कि अगर यही सिलसिला रहा तो ये महकमा जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा इस अथॉरिटी को और इसका मुतबादिल लाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये अथॉरिटी इसी तरह चलती रहे तो आपको अपना रेवेन्यू खुद इकट्ठा करना होगा और इसके लिए तमाम जितनी कोताही हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो इसी सूरत हाल पे पिछले 3-4 महीने के दौरान ये 1.5 करोड़ का रेवेन्यू आया, वरना इससे पहले तो 70 लाख रुपए से जो है रेवेन्यू आ रहा था। अब ये जी हाँ, ये मिनिस्ट्री के 2-3 इजलास हुए जिसके बाद ये रेवेन्यू 1.5 करोड़ तक बढ़ गया, जिसे जो है 7 से 8 करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा गया गवर्नमेंट की जानिब से कि 7 से 8 करोड़ रेवेन्यू लाया जाए पहले मरहले में, जबकि जो 1 लाख कनेक्शंस हैं इनको मज़ीद कनेक्शंस जो है वो घरों को फराहम किए जाएँ और इसमें कनेक्शंस की तादाद में भी इजाफा किया जाए। लेकिन सर आपने ये भी तो बताया ना कि शहरियों की जानिब से पानी का बिल ही अदा नहीं किया जाता है। अगर ये पानी का बिल अदा कर दिया जाए तो क्या अच्छा खासा रेवेन्यू इकट्ठा नहीं किया जा सकता? क्या वासा ने अवाम में इस हवाले से कोई आगाही या एतमाद बहाल करने के लिए मुहिम नहीं चलाई? जी बिल्कुल, शहरी जो है बिल्कुल अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं। ट्रैक्टर शहर में कम से कम ट्रैक्टर जो है 1500 रुपये पानी का होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 हज़ार रुपये भी कई इलाकों में। शहरी वहाँ से टैंकर लेते हैं, लेकिन वासा का जो 800 रुपये का बिल है वो जमा नहीं करते और उसमें बहुत ही कोताही दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो है गवर्नमेंट ने अब ये फ़ैसला किया है कि जो बिल 3 से 4 माह तक जमा नहीं होगा उसको पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा। ताहम दूसरी जानिब ये भी तजवीज़ सामने लाई गई है कि जो पानी है इसको मीटर सिस्टम पे लाया जाएगा और मीटर के ज़रिए ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ कराया जाएगा कि जिससे पता चलेगा कि शहरी ने कितने लीटर पानी का इस्तेमाल किया और उतने लीटर पर जो है वो बिल भेजा जाएगा। जबकि जो दूसरी एक तजवीज़ है वो ये भी है कि साफ़ पानी के प्लांट्स जो है बाकायदा तौर पर वासा कम कीमत पर जो है वो बेचेगा आवाम को ताकि जो रेवेन्यू है उसमें मज़ीद इजाफा किया जाए। अब मीटरिंग और ये जो साफ़ पानी का मंसूबा है इसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही है, जो आइंदा 5-6 महीने में जिसके ऊपर प्रोग्रेस पता चलेगी कहाँ तक पहुँची है। अच्छा गज़नफ़र, मुझे ये बताएं कि अगर सिर्फ 24.5 लाख गैलन पानी ही शहर को फराहम किया जा रहा है तो क्या बाकी पानी की तरसील जो है उसमें कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जा रहा है? देखें, ये जो 24.5 लाख गैलन पानी फ़राहम हो रहा है ये वासा के अदाद व शुमार है, लेकिन अगर हम देखें तो इससे भी कम पानी के गैलन फ़राहम किए जा रहे हैं। क्योंकि कई इलाकों में तो वासा के ट्यूबवेल जो है वो आए रोज़ ख़राब रहते हैं और इसके बरक्स जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैं वो काफ़ी अरसे तक चलते रहते हैं, लेकिन वासा के अक्सर ट्यूबवेल्स ऐसे हैं जो महीने में 2 बार भी ख़राब हो जाते हैं और 6 महीने में तो 3-4 बार वासा के ट्यूबवेल आम तौर पर ख़राब रहते हैं, जिसके ऊपर जो है जिसकी वजह ये है कि उसकी मुरम्मत ठीक नहीं की जाती और मुरम्मत की जो बिलिंग है वो नाकिस अशिया का इस्तेमाल किया जाता है मुरम्मत के दौरान और फिर जो है ये तमाम मामलात होते हैं। लेकिन इस बार जो है ये गवर्नमेंट ने इनसे कहा है कि वासा के जो ट्यूबवेल जिस इलाके का ख़राब होगा उसकी बाकायदा तौर पर फैसिलिटी बनेगी और उसके बाद जो है ट्यूबवेल की अप्रूवल होगी ठीक कराने में। पहले ऐसा होता था कि MD वासा जो है वो अपने तौर पर अपने अख्तियारात के मुताबिक जो है बिलिंग करके ट्यूबवेल फाल कर देते थे, लेकिन अभी इसका ट्यूबवेल के हवाले से भी बाकायदा जो है प्रोग्रेस ये की गई है कि जो ट्यूबवेल ख़राब होगा उसकी बाकायदा तौर पर जांच पड़ताल की जाएगी कि क्यों ख़राब हुआ है, इसकी वजह क्या है, ताकि चेक एंड बैलेंस किया जा सके। जहाँ तक आपने कहा कि किस तरह से पानी पूरा हो रहा है, तो पानी इसी तरह से पूरा हो रहा है कि कई लोगों के घरों में पानी नहीं है, बाल्टियाँ लेके दूर दराज इलाकों से पानी भर के लाते हैं और अभी आज भी जो शहर के इलाके हैं, जान मोहम्मद रोड है, नवा किली का इलाका है, मशरिकी बाईपास है, वहाँ पर अगर चले जाएं तो ऐसा लगता है कि हम किसी देहात में आ गए हैं, हालांकि ये शहरी इलाके हैं और लोग बड़े बड़े पानी के गैलन लेके
मुख्तलिफ़ नलकों पर लाइनें लगा के इंतज़ार में खड़े होते हैं कि पानी का हसूल जो है मुमकिन बनाया जा सके। अच्छा, जिस तरह से गज़नफ़र आप भी बता रहे थे, शहरी जो है पानी का बिल भी अदा नहीं करते हैं, दीगर भी मसाइल का सामना है वासा को, तो क्या निजकारी या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक ऑप्शन हो सकती है इस इदारे को बेहतर करने के लिए या इसकी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर करने के लिए? जी बिल्कुल, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है वासा अथॉरिटी के हवाले से भी ये मामला जो है ज़ेर गौर है, लेकिन उस पर पहली कोशिश ये है कि इसी अथॉरिटी को जो है फ़ाल बनाया जाए और इसी के ज़रिए गवर्नमेंट ही अपना रेवेन्यू इकट्ठा करे, जिसके लिए उन्होंने एक तो ये तजवीज़ दी गई थी, जो साबका सेक्रेटरी PH इमरान गेच की थे, उन्होंने तजवीज़ दी थी कि साफ़ पानी शहरियों को नहीं मिल रहा और वासा के ऐसे बेशतर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जहाँ से हम जो है बड़ी तादाद में जो हम पानी फ़राहम कर सकते हैं शहरियों को। तो उसके लिए उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि हम अपने क्लीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को जो है फ़ाल करें और उसके ज़रिए जो है हम रेवेन्यू इकट्ठा करें और घर घर जो है साफ़ पीने का पानी जो है वासा अथॉरिटी पहुँचाए। बिल्कुल ऐसे ही है गज़नफ़र, देखा जाए तो पानी जो है वो ज़िंदगी है, पानी बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन कोयटा के बासियों के लिए ये नेमत जो है वो दिन ब दिन नायाब ही होती चली जा रही है। शहरी बिल अदा नहीं करते हैं, इदारा पानी नहीं देता है। ये जो दायरा है इसको तोड़ने के लिए अब संजीदा इक़दामात की ज़रूरत है, वरना कोयटा प्यासा ही रह जाएगा और हम सिर्फ रिपोर्टिंग ही करते रह जाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।